नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट पर। और आज हम आपके सामने पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, जैसा कि आपको पता है। आज हम लोग उस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं जो कहीं न कहीं सरकार की गलत नीतियों का हम लोग शिकार बनते जा रहे हैं निरंतर तरीके से, आप जानते हैं। देखिए, कुछ समय पहले आप लोगों ने थाली बजाई थी और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जोरदार थाली बजाइएगा। और अगली बार जो थाली बजाया गया था वो अपने प्रधानमंत्री और देश के सम्मान के लिए बजाया गया था। और इस बार अब हमारा जो थाली बजाने का उद्देश्य होगा, ये हम लोग का स्वाभिमान है, ठीक है। और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए और पूरे दुनिया में देखा जाए तो भारत में ऐसी स्थिति बन चुकी है बेरोजगारों के साथ। कहीं न कहीं अगर आप बेरोजगारी की हद देख लें, 2017 से लेकर 2020 तक के अभी तक जो रिजल्ट है, उसको लेकर आज युवा वर्ग निरंतर तरीके से अगर हम देखते जाएं तो कहीं न कहीं एक शिकार बनता चला जा रहा है। अभी देखिए, जो हमारे साथ लोग हैं वो यही लोग हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं। बेरोजगार का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि ये क्वालिफाई नहीं है, ये क्वालिफाई भी है, कोई वेटिंग लिस्ट में पड़ा है। तो ये सरकार की गलत पॉलिसी है कि 2018 में 2019 में वैकेंसी निकालकर अभी तक लोगों को क्या रखी है, एक अंधकार में रखी हुई है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझते हुए और जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक हम लोग कोई भी कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया तो एकदम चोर हो चुकी है, आपको पता है। ये इनको रिया और आपके सुशांत से मौका मिलता नहीं है, एकदम नहीं मिलता है। और ये बेरोजगारों की मुद्दे पे बात करते ही नहीं है, इनसे डिबेट करने को बोल दो तो डिबेट नहीं करेंगे। और मैं आपको बताता हूं, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। और वही गुरु चाणक्य की बात करता हूं मैं अपने गुरु चाणक्य को भी मानता हूं। और गुरु चाणक्य ने एक बात कही थी, जब मगध पर जब मगध पर जो शासन करने वाले राजा थे, उन्होंने अपनी सत्ता का इतना ज्यादा दुरुपयोग किया था। तो उस स्थिति में अगर हम समझें तो उसी समय चाणक्य ने उनको सचेत किया था, लेकिन भरे दरबार में उनको बेइज्जत करके चाणक्य को हटाया गया था। और उसी के अपमान का बदला चाणक्य ने एक ऐसे शिष्य को तैयार करके भेजा था जिसका नाम आप जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसका जो क्रूरता था उसे उन्होंने क्या किया, समाप्त किया, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और हम लोग एकजुट होकर सरकार की गलत नीतियों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। पकड़ कर बजाइए भाई। ये बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं, दे दो साहब। पांच मिनट तक बजाते रहिए, ये मोदी जी को सुनाई देना चाहिए। हम लोग तो रोजगार के बारे में सुने और समझे। राजेश सर आइए, बजाइए आप भी, आइए बजाइए। अरे आप भी बच्चों से रूबरू हुई। आवाज करे खत्म। अरे बजाइए, डंडा ले लीजिए एक अच्छा छोटा सा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज देश भर के, चाहे वो शिक्षक हो और चाहे कहीं ना कहीं एक युवा वर्ग हो, वो इनके गलत नीतियों का ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसके इस दलदल में फंसता चला जा रहा है। मैं उनसे बात करता हूं। आखिरकार मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जो बच्चा इतनी मेहनत से, इतनी लगन से पढ़ाई को निरंतर तरीके से करता चला जाता है, आज एनटीपीसी का ले लीजिए,
हम लोग बाइलक मान लीजिए टीचर हैं, हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपके भविष्य को संवारना। लेकिन एक चीज आप सोचिए, मैं उन बच्चों का पक्ष रख रहा हूं जो एक बैच पढ़े, दोबारा बैच पढ़े, तिबारा बैच पढ़े, और वो कितनी बैच पढ़े, हम उनको क्या जवाब दें? हम ये कह रहे हैं कि आखिर मैं उनको कितना पढ़ाऊं। आप निरंतर तरीके से अगर देखते चलिए तो उम्मीद धीरे धीरे उनकी खत्म हो जाती है, उनकी उम्मीद पर पानी फिरने लगते हैं। जो पढ़ने में इतने स्टैंडर्ड थे वो धीरे धीरे इतने कमजोर होते चले गए, पास के बच्चे, बगल के बच्चे, मतलब स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वो कहीं ना कहीं किसी लायक नहीं बचे। किसी की उम्र बीत गई, सरकार एक भर्ती निकालती है, अब भर्ती को देखिए, 1 लाख भर्ती निकाल दी, उनका रेवेन्यू आ गया उनके पास। अरे भाई, आपके पास पैसा तो आ गया, लेकिन उस पैसे को आप अब ये बोल रहे हो कि हम तुमको वापस कर देंगे, और बेचारा 2 साल बैठ के आपका इंतजार कर रहा है पेपर का, तुम बोल रहे हो कि अपना पैसा तुम वापस ले लो। तो सरकार का ये गलत पॉलिसी है, सरकार को समझना चाहिए। और हम सरकार को गलत इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए, हम देश के आम नागरिक हैं। अगर हम आपको सत्ता में स्थापित किए हैं, सत्ता में आप बैठे हैं, तो सरकार हम सवाल किससे पूछें? मेरे कहने का मतलब है कि हम ये नहीं कर रहे कि हम बीजेपी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, ना तो हम सपा का पक्ष रख रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, अलग अलग पार्टियों का। हम बेरोजगार हैं और अपनी सत्ता में स्थापित जो सरकार है उससे केवल मांग कर रहे हैं, इतना तो हक होता है। ये लोग राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य का डिफिनेशन तक नहीं पता है। उन अंधभक्तों से मैं बात कर रहा हूं। अंधभक्तों जो ऊपर से आवाज आती है राम राज्य, वही राम राज्य चिल्लाते हैं। इनसे पूछ दो कि राम राज्य किसे कहते हैं, इनको पता नहीं है। भगवान राम ने ही तो क्या किया था, अपने घर की स्थिति को देखिए कि उनको सत्ता की मोह, लोगों को लगता था कि इन्हें सत्ता की मोह है, उसी मोह को उन्होंने छोड़ दिया था। तो वो आप किए हैं, अच्छी बात है, उसका हम समर्थन करते हैं कि आपने अच्छा पॉलिसी शुरू में लाया, देश में सड़कें बनवाई, वो चीजें अच्छी हैं। लेकिन जो आप ये बात करते हैं कि हमारे देश का सबसे, दुनिया का सबसे युवा देश है, और उसी युवा को आप बेरोजगार बना के घर बैठा दिए, एग्जाम में लत लपित हो रहा है, चल रहा है सब कुछ, तो आप एग्जाम के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहते, कोई डिबेट करने के लिए आप लोग तैयार नहीं है। 4-5 दिन से स्कैम में चल रहा है, उसके ऊपर आपका कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। अभी पबजी आपने क्या किया, बैन कर दिया, तो उसके ऊपर तुरंत आपके मंत्री ट्वीट कर रहे हैं कि पबजी बैन हो गया। अब मीडिया तक तो जनता पहुंच नहीं पा रही। अब तो हम बेरोजगारों का सुनने वाला कौन है? मीडिया पहुंचने वाली नहीं, मीडिया तो एकदम बायकट कर चुके हम लोग, मीडिया से कोई बात नहीं करना। मीडिया को अगर आप देखें तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था, उसको मानते हैं। चौथा स्तंभ कुछ होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद मीडिया आता था, लेकिन वो अपने अस्तित्व को खो बैठे हैं, केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में वो लगे हैं। आप बताइए, अगर आपके घर के बच्चे होते 4-4 साल तैयारी करके वेटिंग लिस्ट में घर बैठे होते, और लोग उनसे ये सवाल करते कि तुम्हारी नौकरी कब लगेगी, तो वो बच्चा क्या जवाब देगा? उसके मां बाप भी अपने आंखों में एक सपना सजाए हुए हैं, उस सपने को भी आप साकार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कम से कम उन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। आज हम एक शिक्षक के रूप में आपके सामने, आपसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम उन बच्चों का एक पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ सरकार क्या कर रही है। 2017 का, 2018 का, 2019 का कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं है। बस क्या है, लॉलीपॉप दे देना। अभी हर भर्ती में लेट लपेट चल रहा है। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि सरकार से हमारी खुद दरख्वास्त है, हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि कम से कम अब इस युवा वर्ग, जो आप इतना एक गर्व करते हैं कि हमारा इंडिया के युवा वर्ग है, और इस युवा वर्ग पर हमें बहुत भरोसा है, आगे चल के हमारा देश विकास करेगा। लेकिन अब इसके विकास करेंगे तब तो करेगा, सबसे पहले तो ये युवा वर्ग मानसिक तरीके से टूट चुका है, इसमें उतनी अब क्षमता नहीं रह गई है कि वो देश का विकास सोचे। वो कब तक इंतजार करेगा, आप ही हमको बताइए, वो कब तक इंतजार करेगा? उसके इंतजार करने की क्षमता होती है। आप सोच लीजिए कि आप सरकार में हैं, एक बार सांसद बनते हैं, एक बार विधायक बन जाओ, जिंदगी भर पेंशन पाते हो। आप सरकारी कर्मचारियों के पेंशन तक खत्म कर दिए, 4.5 लाख 5 लाख रुपए वेतन मिलता आप लोगों को, लेकिन आप लोग उसके वेतन का सोचिए, 4-5 लाख रुपए वेतन पाते हैं, और आप कहते हैं हम सेवा का पद है। हमारे संविधान में सेवा का पद मिला था तो उस गरिमा को देखकर मिला था कि आप सेवा करेंगे, लेकिन आप सेवा नहीं कर रहे हैं, इस चीज को आप भूल रहे हैं।
तो मैं यही अपील करता हूं अपने छात्रों से कि आप इस स्कैम को जारी रखिए। देखिए, दिल्ली की सत्ता हिल जाएगी, ये मेरा वादा है। और इसलिए मैं आपको लास्ट बार यही कर रहा हूं कि आप एकजुटता दिखाइए, और एकता में बड़ी शक्ति होती है, हमारे बड़ बुजुर्गों ने कहा है, और उसे आज कर दिखाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, आप इन्हें जानते हैं, राजेश सर ये हैं, और ये भी हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे बहुत ही करीबी स्टूडेंट हैं आप लोगों की तरह। ये लोग भी उसी समस्या से पीड़ित हैं, और ये जो हैं आपके सामने जो उपस्थित हैं, ये आज हमारे गांव के भावी ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं रविंदर यादव। लेकिन इनकी जज्बा को मैं सलाम करता हूं, और मैं इसलिए इन्हें उपस्थित किया हूं आपके सामने कि हम युवा वर्ग से निकालकर सत्ता में स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि जो युवाओं के दुख को समझ सके, वो समझे कि इनके अंदर क्या फीलिंग है, इनको किस चीज की जरूरत है। सत्ता से, लालच, पैसे से सब कुछ नहीं होता है। हमने आपको सरकार में बैठाया तो किस लिए बैठाया? इसलिए नहीं बैठाया था कि आप पेंशन ले लो, वेतन पाओ, 20-20 गाड़ियों में घूमो, सरकारी सुविधाओं का उपभोग करो, और बाकी जनता में क्या चल रहा है कुछ नहीं। एक तो कोरोना का समस्या, बस एक कोरोना बहाना हो गया आप लोगों के लिए। सभी काम चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा में पढ़ने जाओगे तो तुमको कोरोना हो जाएगा। ये आपकी सिस्टम चल रहा है इस समय। हम मानते हैं कि भाई समस्या दुनिया भर में है, उस समस्या से निजात पाने के लिए गाइडलाइन भी जारी किया जा सकता है। उस गाइडलाइन के हिसाब से बच्चों को शिक्षा भी मिलनी चाहिए। और मैं उन अभिभावकों को भी कहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, आप अपने बच्चे को इतना स्टेबल करिए, कम से कम वो अपने अधिकारों की मांग कर सके। और आप जानते हैं आज शिक्षक दिवस है। आज सुबह से हमारे मोबाइल पे सबका मैसेज आ रहा था, हमने किसी का रिप्लाई नहीं किया, मेरा मन सुबह से ही दुखी था। पहले तो मैं आपको शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दे देता हूं, लेकिन आज मेरे जो लोग आप हमें हर साल गिफ्ट देते थे, केवल यही गिफ्ट दीजिएगा कि आप एकजुटता को बनाए रखिएगा, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। ठीक है, आप लोगों का कहना था सर आज फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपका रिप्लाई तभी करूंगा जब आप एकजुटता दिखाएंगे, क्योंकि आप अपने अधिकारों को यहां पे मांग कर सकें। आपको जितनी जो अधिकार दिए गए वो तो तुमको मिलना चाहिए। हम 100% आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी निराश हो जाते हैं। एक मेहनत करने की भी सीमा होती है, बच्चे कितना मेहनत करें। ठीक है, चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।